मूनलाइट टेल्स में खुशामदीद, जहां आज हम आपके लिए हुम्ना के नाम पर बनाई गई एक खास कहानी लेकर आए हैं। अगर आप भी अपने नाम की कहानी बनवाना चाहते हैं तो अपना नाम, पसंदीदा रंग और किरदार कमेंट में जरूर लिखें। एक जमाने की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत रियासत थी। इस रियासत के घने जंगलात के करीब एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक दादी अम्मा रहती थी जो कपड़े सिलाई करके बेचती थी। दादी अम्मा बहुत मेहनती और सब्र वाली औरत थी। जो सिलाई से कमाती उसी से उसका घर चल रहा था। दादी अम्मा का एक बेटा अरमान था। अरमान अभी जवान हो रहा था, लेकिन घर की जिम्मेदारी ज्यादातर दादी अम्मा ही उठाती थी। वक्त गुजरता गया और दादी अम्मा की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी और सिलाई का काम उनसे मुश्किल होता चला गया। जब दादी अम्मा को महसूस हुआ कि अब उनके दिन ज्यादा बाकी नहीं रहे, तो उन्होंने सोचा कि मरने से पहले अपने बेटे अरमान को कुछ जरूरी बातें समझा देनी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी खुद संभाल सके और किसी का मोहताज न रहे। एक दिन दादी अम्मा ने अरमान को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा अरमान, अब मेरी तबीयत पहले जैसे नहीं रही। मैं अब सिलाई का काम नहीं कर सकती। कल से तुम जंगल जाकर लकड़ियाँ काटा करो। इस घर को अब तुम्हें संभालना होगा, फिर उन्हें शहर में बेच दिया करो ताकि गुजारा होता रहे। लेकिन बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, जंगल के मशरकी किनारे पर दरख्त के करीब कभी मत जाना। भले ही उनके पास ज्यादा मैंने जिंदगी भर तुम्हें इससे दूर रखा है। अरमान ने अपनी दादी अम्मा की बात गौर से सुनी और सर हिलाकर हाँ कर दी। दादी अम्मा कुछ ही अरसे बाद इस दुनिया से चल बसी। इस बात को कई महीने गुजर गए। एक दिन अरमान जंगल में लकड़ी काटने गया। उसने उस कदीम दरख्त को गौर से देखा और दिल ही दिल में सोचने लगा, इस दरख्त में ऐसी कौन सी खास बात है? ये तो बाकी दरख्तों जैसा ही लगता है। तुम देखना, फिर इसे काटने में क्या बुराई है? ये सोचकर अरमान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और जोर से दरख्त के तने पर मार दी। अचानक एक अजीब बात हुई। दरख्त अपनी जगह से सरकर थोड़ा दूर हो गया। अरमान ने एक कदम आगे बढ़ाया तो दरख्त और पीछे हट गया। अब तो अरमान बहुत हैरान हो गया। उसने दरख्त की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया और दरख्त उससे भी तेज चलने लगा। आखिर अरमान थक कर उसी जगह वापस आ गया जहाँ से चला था। उसने अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और अपने घोड़े पर बैठकर घर की तरफ चल दिया। चलते चलते रात हो गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। अरमान ने अपने घोड़े को रोका और फैसला किया कि रात यही गुजारेगा। उसने घोड़े को एक दरख्त से बांधा और खुद ऊपर चढ़कर एक मोटी शाख पर बैठ गया। जैसे ही सुबह हुई, अरमान दरख्त से नीचे उतरा। लेकिन ये क्या? जहाँ रात को घोड़ा बंधा था, वहाँ सिर्फ हड्डियों का ढेर पड़ा था और कुछ कदम के फासले पर वही कदीम अरमान ने कहा, अच्छी बात है, अब मैं पैदल ही तुम्हारा पीछा करूंगा। दरख्त और अरमान दोनों आगे पीछे चलते हुए पहाड़ों, घाटियों और मैदानों से गुजरते रहे। शाम हो गई और दिन की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। ये रात भी अरमान ने एक दरख्त पर गुजारी। अगले दिन एक बहुत ही अजीब वाकया पेश आया। अचानक उसके सामने ड्रैगन और ईगल आपस में जंग कर रहे थे। ड्रैगन ईगल को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ईगल के बड़े पर उसे रोक रहे थे। अरमान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। वो हैरानी से वहीं खड़ा रह गया। ईगल ने जब अरमान को देखा तो मदद के लिए चीख कर कहा, बचाओ बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचा लो, मेरी कुव्वत छीन लो, मगर मुझे इस ड्रैगन के हवाले मत करो। ड्रैगन ने भी गहरी आवाज में कहा, अगर तुमने मेरी मदद की तो मैं तुम्हें लामहदूद ताकत और दौलत दूंगा। बगैर कुछ सोचे समझे अरमान ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और ईगल के परों पर वार कर दिया। दोनों पर कटकर दूर जा गिरे। ड्रैगन ने एक ही झटके में ईगल को खत्म कर दिया। अब ड्रैगन ने आराम से अरमान की तरफ देखा और कहा, तुमने मेरी मदद की है, मैं तुम्हें इसका इनाम दूंगा। ये कहकर ड्रैगन अरमान के साथ साथ चलने लगा। दोनों बातें करते हुए सफर करते रहे। रास्ते में एक खूबसूरत ड्राई फ्रूट्स का गार्डन आ गया। हर तरफ बादाम, पिस्ता, काजू और किशमिश के दरख्त चमक रहे थे। गार्डन के बीच से
दूध की सफेद नदी बह रही थी। ड्रैगन ने कहा, तुम यही इंतजार करो, मैं यहाँ थोड़ा सा खाना और दूध पीना चाहता हूँ ताकि अपनी ताकत ताज़ा कर लूँ। अगर कुछ अजीब हो तो घबराना मत। ड्रैगन जैसे ही गार्डन में गया और दूध की नदी के किनारे बैठकर खाना पीना शुरू किया, अचानक तेज आंधी चलने लगी। गरजती हुई हवा के साथ मूसलाधार बारिश होने लगी। बिजली इतनी जोर से चमकती कि लगता आसमान फट जाएगा। जैसे ही वो गार्डन से बाहर आया, तूफान थम गया और हर तरफ खामोशी छा गई। ड्रैगन ने कहा, अब मेरी थकान दूर हो चुकी है, आओ सफर आसान होगा। आखिर उन्हें एक पुराना घर नजर आया। ड्रैगन ने अरमान से आहिस्ता लेकिन सख्त लहजे में कहा, याद रखना, मेरी माँ तुम्हें खाना देगी, मगर तुम कुछ भी नहीं खाना। सिर्फ उस दरख्त की टहनी पर परिंदे के घोंसले में रखी हुई वो पुरानी सी किताब मांगना और किसी चीज की ख्वाहिश मत करना। दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। सामने ड्रैगन की माँ खड़ी थी। उसने पहले अपने बेटे को देखा, फिर अरमान की तरफ गौर से देखा और पूछा, ये कौन है जो तुम्हारे साथ आया है? ड्रैगन ने अदब से कहा, अम्मी, ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त अरमान है, उसने मेरी मदद की है। ड्रैगन की माँ ने कहा, फिर तो ये हमारा मेहमान हुआ। अरमान के सामने खाने के कसम कसम के पकवान रख दिए गए, मगर ड्रैगन की बात याद रखते हुए अरमान ने खाने से मना कर दिया। ड्रैगन की माँ ने कहा, मेहमान को खाए बगैर मैं जाने कैसे दूं? अगर कुछ नहीं खाना तो कोई तोहफा ही ले जाओ। अरमान ने बाहर दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो जो बाहर दरख्त की टहनी पर परिंदे के घोंसले में एक पुरानी सी किताब पड़ी है, अगर वो मुझे मिल जाए। ड्रैगन की माँ बोली, बड़ी अजीब पसंद है तुम्हारी, इतनी सादी सी किताब मांग रहे हो। अरमान ने कहा, क्या करूँ अम्मी जी, बस वही मेरे काम आ जाएगी। ड्रैगन की माँ ने वो किताब उठाई और अरमान को दे दी। अरमान ने शुक्रिया अदा किया। ड्रैगन और उसकी माँ से इजाजत लेकर वो वहाँ से रवाना हो गया। चलते चलते अरमान के दिल में एक ख्याल आया, ड्रैगन ने अपनी माँ से मुझे ये किताब क्यों दिलवाई? जरूर उसमें कोई राज है। ये सोचकर उसने किताब हाथ में पकड़ी। उसने किताब को पलट कर देखा। किताब बिल्कुल आम थी, कोई लिखाई नजर नहीं आ रही थी। अरमान ने फिर किताब को सीधा किया और बस दिल में खाने का सोचा। उसी वक्त किताब के वरक खुद ब खुद पलटने लगे। अरमान के सामने अचानक एक बड़ा सा दस्तरखान लग गया, जिस पर तरह तरह के लजीज खाने रखे हुए थे। अरमान हैरान रह गया, ये क्या है? उसने खुद से कहा, लगता है ये कोई जादू की किताब है। फिर उसने सोचा, अगर ये किताब मेरी बात सुनती है तो मुझे रहने के लिए एक जगह भी चाहिए। उसके सोचने की देर थी कि किताब के वरक फिर पलटे और पलक झपकते ही अरमान एक शानदार महल के दरवाजे पर खड़ा था। वो धीरे धीरे अंदर गया। हर तरफ कीमती कालीन, भारी पर्दे और चमकते हुए कमरे थे। अरमान किताब की करामात देखकर दंग रह गया। फिर उसके दिल में ख्याल आया, उस महल में मेरी जिंदगी का साथी भी होना चाहिए, और अगर वो बादशाह की बेटी हो तो। उसने किताब की तरफ देखा, वरक फिर पलटे और अगले ही लम्हे शहजादी हमना, बादशाह की बेटी, उसके पास मौजूद थी। बिल्कुल सूखा हुआ पेड़ नजर आया। उस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं था। वह बिल्कुल वीरान और डरावना लग रहा था। अरमान बहुत खुश हुआ। दोनों ने उसी दिन शादी कर ली। शहजादी हमना के अचानक गायब हो जाने से बादशाह के महल में बहुत हलचल मच चुकी थी। नौकरों ने महल का कोना कोना छान मारा, शहर की हर गली को ढूंढा, मगर शहजादी का कहीं कोई पता न चला। बादशाह दिन रात बेचैन रहता। उसकी आंखों की नींद उड़ चुकी थी। आखिर उसने पूरे मुल्क में ऐलान करवा दिया कि जो शख्स शहजादी हमना को ढूंढ कर लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। शहजादी के मिलने की उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी कि एक दिन लॉरेनिया नाम की एक बूढ़ी औरत बादशाह के दरबार में आई। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखों में चालाकी थी और बात करने का अंदाज बहुत ही चालाक था। लॉरेनिया ने दरबार में आते ही कहा, बादशाह सलामत, मैं शहजादी हमना के बारे में आपसे बात करना चाहती हूँ। लॉरेनिया ने गहरी सांस लेकर कहना शुरू किया, बादशाह सलामत, आपके पूरे मुल्क में शहजादी का कोई निशान नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि शहजादी इस मुल्क में नहीं बल्कि किसी और ही जगह चली गई है। हो सकता है वो ऐसी जगह हो जो 7 समुंदरों। बादशाह ये सुनकर और ज्यादा परेशान हो गया। उसने बेचैन होकर पूछा, फिर तुम्हारी क्या राय है? तुम्हारी क्या तदबीर है? लॉरेनिया ने चालाकी से कहा, बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दें तो मैं एक तरीका बता सकती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको मेरा कहा मानना होगा। बादशाह ने फौरन कहा, बोलो बूढ़ी माँ, अगर शहजादी के मिलने की जरा सी भी
उम्मीद है तो मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। लॉरिनिया ने कहा, सबसे पहले आप लकड़ी का एक बड़ा संदूक तैयार करवाएं, फिर उस संदूक पर जुस्ते की चादर चढ़वा दी जाए ताकि पानी अंदर ना जा सके। संदूक इतना बड़ा हो कि मैं उसमें बैठ भी सकूं और लेट भी सकूं, और मेरे साथ 9 दिन का खाना भी रखा जा सके। बादशाह ने हैरानी से पूछा। उसके बाद लॉरिनिया ने कहा, जब मैं संदूक के अंदर बैठ जाऊं तो आप उसका ढक्कन मजबूती से बंद करवाकर खुले समंदर में फेंकवा दें। किस्मत मुझे वहाँ ले जाकर छोड़ देगी जहाँ शहजादी मौजूद होगी। बादशाह को जहाँ भी जरा सी उम्मीद नजर आती, उसका दिल खुशी से भर जाता। उसने फौरन हुक्म दिया कि संदूक तैयार किया जाए। कुछ ही दिनों में एक बड़ा और मजबूत संदूक तैयार हो गया। उस पर जुस्ते की चादर चढ़ा दी गई। संदूक के अंदर लॉरिनिया को बिठा दिया गया और साथ ही 9 दिन का खाना भी रख दिया गया। उसके बाद संदूक का ढक्कन मजबूती से बंद कर दिया गया। संदूक को ले जाकर खुले समंदर में फेंक दिया गया। समंदर की लहरें संदूक को अपने साथ बहाती ले गईं। दिन रात संदूक पानी पर झूलता और बहता रहा। आखिर एक सुबह के वक्त समंदर के किनारे मछली पकड़ने वालों ने जब अपने जाल पानी में डाले तो उनकी नजर उस भारी संदूक पर पड़ गई। वो किनारा उसी मुल्क का था जहां अरमान का जादू का महल मौजूद था। मछली पकड़ने वालों ने बहुत मेहनत के बाद रस्सी की मदद से संदूक को किनारे तक खींच लिया। सब लोगों को संदूक खोलकर देखने का शौक था। वो जब संदूक का ढक्कन उठाकर देखते हैं तो अंदर लॉरिनिया बैठी होती है। उसकी हालत बहुत बुरी होती है। कपड़े भीग चुके होते हैं, चेहरा पीला पड़ चुका होता है और आंखों में आंसू होते हैं। मछली पकड़ने वाले हैरान रह जाते हैं। उनमें से एक ने पूछा, अम्मा तुम कौन हो? इस संदूक में कैसे पहुंची? लॉरिनिया ने रोने लगकर कहा, बेटा मैं बहुत बदनसीब हूँ। मेरे 2 जालिम बेटों ने मुझे इस संदूक में बंद करके समंदर में फेंक दिया ताकि वो मुझसे जान छुड़ा सकें। मैं बेचारी बूढ़ी औरत हूँ, मेरी कोई मदद करने वाला नहीं। ये कहकर लॉरिनिया जोर जोर से रोने लगी। मछली पकड़ने वालों का दिल पिघल गया। मछली पकड़ने वाले उसे अपने साथ लेकर अरमान के महल की तरफ चल दिए, मगर उन्हें बादशाह के बजाय रानी हमना के पास ले जाया गया। जैसे ही लॉरिनिया ने रानी हमना को देखा, उसने पहचान लिया कि यही वही शहजादी है जिसका वो पीछा करके यहाँ तक आई है। मगर लॉरिनिया ने अपने चेहरे पर जरा भी पहचान जाहिर न होने दी। लॉरिनिया ने रानी के सामने भी वही दर्द भरी कहानी सुनाई। रानी जी, मेरे बेटों ने मुझे संदूक में बंद करके समंदर में फेंक दिया। मैं बिल्कुल तन्हा हूँ। अगर आप मुझे अपने महल में थोड़ी सी जगह दे दें तो मैं जिंदगी भर आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मैं आपकी खिदमत करूंगी। रानी हमना का दिल नरम था। उसने अपने शौहर अरमान से बात की। जब अरमान ने हाँ कर दी तो रानी हमना ने लॉरिनिया को महल में रहने की इजाजत दे दी। लॉरिनिया महल में रहने लगी। कुछ दिन गुजरे, फिर हफ्ते, फिर एक पूरा महीना गुजर गया। उस पूरे अरसे में लॉरिनिया को कोई काम नहीं करना पड़ता था। महल का कोई नौकर काम नहीं करता था। सब काम खुद ब खुद हो जाते थे। महल के फर्श हमेशा चमकते रहते, कमरे हमेशा साफ रहते और जब खाने का वक्त होता तो लजीज पकवान खुद ही आ जाते। जब अरमान महल में होता तो लॉरिनिया चुप रहती, मगर जब अरमान बाहर जाता तो लॉरिनिया रानी हमना के पास आकर बैठ जाती और धीरे धीरे बातें छेड़ती। वो पूछती, रानी जी, इतने बड़े महल का खर्चा कौन उठाता है? रानी जी, बर्तन कौन साफ करता है? रानी जी, खाना कौन पकाता है? रानी जी, बाजार से सामान कौन लाता है? रानी हमना हैरान होकर कहती, मुझे नहीं पता, ये सब काम खुद ही हो जाते हैं। लॉरिनिया हमेशा यही बात कहती, रानी जी, आप इस घर की मालिक हैं, आपको ये राज पता होना चाहिए। शौहर और बीवी के दरमियान कोई बात छुपी नहीं होनी चाहिए। रानी हमना पहले तो इन बातों को टाल देती रही, मगर धीरे धीरे वो बेचैन होने लगी। एक रात जब मौका मिला, रानी हमना ने अरमान से पूछा, अरमान, मुझे भी तो पता हो कि इस महल के इतने सारे काम होते कैसे हैं। आप मुझसे अपना दिल का राज क्यों छुपाते हो? अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं। फिर उसने रानी हमना को उस पुरानी किताब के बारे में सब कुछ बता दिया कि वो किताब कैसे उसके पास आई और कैसे हर चीज उससे लिखवाई जाती है। रानी हमना ने किताब हाथ में ले ली।
जब वो उसे देखती तो किताब के वरक खुद ब खुद पलट जाते। कभी वो लिख कर देखती कि बागीचा और खूबसूरत हो जाए, कभी शहर में रोशनी बढ़ जाए। रानी हमना खुश होती रहती। अगले दिन जब अरमान हमेशा की तरह बाहर गया, लॉरिनिया मौका देखकर रानी हमना के पास आ बैठी। रानी ने भूलेपन से किताब का पूरा राज लॉरिनिया को बता दिया, ये भी कि किताब कहाँ रखी जाती है और कैसे इस्तेमाल होती है। रात को जब सब सो गए, लॉरिनिया ने चुपके से किस्मत की किताब उठा ली। अगले दिन उसने किताब खोली और लिखा, मैं और रानी हमना उसके वालिद के महल पहुंच जाएं। पलक झपकते ही दोनों वहां पहुंच गईं। फिर लॉरिनिया ने किताब के वर्क फिर पलटे और लिखा, अरमान का जादू का महल राख का ढेर बन जाए। और अगले ही लम्हे अरमान का शानदार महल राख का ढेर बन चुका था। अरमान रोज की तरह शहर से घूम फिरकर दोपहर के वक्त वापस आया। दूर जहां उसका शानदार महल होता था, वहां अब सिर्फ राख का ढेर नजर आ रहा था। अरमान का दिल जोर से धड़का। उसने इधर उधर देखा, मगर न रानी हमना थी और न ही कोई और निशानी। अरमान ने सर पकड़कर कहा, ये सब क्या हो गया? हमना, तुम कहाँ हो? वो राख के पास बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि किसी ने कोई चाल चली है। इसी वक्त महल की बिल्ली रानी वहां आ गई। जब लॉरिनिया रानी हमना को उसके वालिद के महल ले जा रही थी, तो हमना ने कच्चा गोश्त का एक टुकड़ा बिल्ली रानी के सामने डाल दिया था। महल जल गया, मगर बिल्ली रानी किसी तरह बच गई। अब बिल्ली रानी भूखी थी और इधर उधर गोश्त का टुकड़ा ढूंढ रही थी। अरमान ने भी उसके साथ मिलकर राख में ढूंढना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद गोश्त का टुकड़ा मिल गया। अरमान ने उस टुकड़े को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा बिल्ली रानी के सामने डाल दिया और दूसरा हिस्सा अपनी जेब में रख लिया। अरमान ने कहा, ये टुकड़ा मेरी रानी की निशानी है। जब तक मैं जिंदा हूँ उसे ढूंढ कर रहूंगा। अरमान ने अपनी तलाश शुरू कर दी। वो चलता गया। उसके इरादे के सामने कोई रुकावट कायम ना रह सकी। आखिर एक दिन वो उस मुल्क में पहुंच गया जहां रानी हमना के वालिद का महल था। अरमान सीधा शाही महल गया। उसने महल की रसोई में नौकरी मांगी। अरमान का काम बन गया। अब वो महल हर रोज किसी न किसी तरह रानी हमना से मिलने का मौका ढूंढता रहता। रानी हमना भी अपने शौहर से जुदा होकर बहुत उदास थी। वो हर वक्त अरमान को याद करती रहती। एक दिन शाही रसोई का बुजुर्ग बावर्ची विक्रम बीमार पड़ गया। उससे खाना बनाना मुश्किल हो गया। अरमान ने उससे कहा, बड़े भाई आप आराम करें, आज का खाना मैं बना देता हूँ। विक्रम राजी हो गया। अरमान ने बावर्ची के बताए हुए तरीके के मुताबिक खाना तैयार किया। फिर उसने रानी हमना की थाली में चुपके से गोश्त का वही छोटा सा जादुई टुकड़ा रख दिया जो वो अपने साथ लाया था। जब रानी हमना ने थाली देखी तो पहले तो हैरान हुई, फिर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो उस जादुई टुकड़े को पहचान गई। उसने फौरन खाना भिजवाने वाले को बुलवाया और पूछा, ये खाना किसने बनाया है? विक्रम ने हाथ जोड़कर कहा, रानी जी आज मैं बीमार था, खाना नौजवान मददगार ने बनाया है, अच्छा लड़का है। रानी हमना ने कहा, अच्छा उन्हें कहना मेरी चाय वही ला कर दे। जब चाय के साथ अरमान अंदर आया तो दोनों ने एक दूसरे को देखा। लंबी जुदाई के बाद मियाँ बीवी फिर मिल गए। दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। खुशी और दर्द एक साथ थे। रानी हमना ने अपनी सारी कहानी सुनाई और अरमान ने भी अपना किस्सा सुना दिया। अब दोनों ने फैसला किया कि किस्मत की किताब किसी तरह वापस हासिल करनी होगी, मगर वो किताब लॉरिनिया के कब्जे में थी। इसी दौरान रानी हमना ने होशियारी और सब्र से काम लिया। एक रात जब लॉरिनिया को किसी बात का शक न हुआ तो हमना ने चुपके से लॉरिनिया के दूध में दवा मिला दी। जब लॉरिनिया ने वो दूध पिया तो कुछ ही देर में वो बेहोश हो गई। यही वो मौका था जिसका इंतजार था। हमना ने फौरन अरमान को बुलाया। दोनों ने मिलकर किस्मत की किताब लॉरिनिया के पास से उठा ली। अरमान ने किताब को खोला और दिल में नियत करके लिखा कि जो भी नाइंसाफी हुई है वो सब खत्म हो जाए और हर चीज दुरुस्त हो जाए। पलक झपकते ही सब कुछ बदल गया। जुल्म, साजिश और अंधेरा खत्म हो गया और हक एक बार फिर गालिब आ गया। इसके बाद अरमान पूरी शानो शौकत के साथ बादशाह के पास गया और रानी हमना का रिश्ता मांगा। बादशाह ने अरमान की ईमानदारी, बहादुरी और मकाम देखकर खुशी खुशी शादी का ऐलान कर दिया। यूं अरमान और हमना की शादी हो गई और दोनों ने अमनो सुकून की जिंदगी शुरू की। किस्मत की किताब अब अरमान के पास महफूज थी ताकि दोबारा कोई गलत हाथ इस ताकत तक न पहुंच सके। पेड़ ने रहमत